हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। आज के इस मॉर्निंग सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ई रुपीज के बारे में। इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 68 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और आपके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 69 का यदि आप प्री पढ़ रहे हो इसके लिए भी काफ़ी, 69 का यदि आप बेसिक पढ़ रहे हो तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आप में होलिस्टिक टॉपिक है, इस एफिलिएटेड विद स्टैटिक इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, तो दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले करंट इशू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा, यदि आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे रेगुलरली, तो 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये का अनावरण किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है इसे लॉन्च करा गया था। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जब इनिशियल स्टेज में कोई भी प्लान होता है, कोई भी चीज़ों को हम लागू करते हैं, उसको टेस्ट आउट करते हैं, उसको देखते हैं कि कितना परफॉर्मेंस कर रहा है और कितना अच्छे तरीके से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च करा जाता है, मतलब इनिशियल स्टेज पे होता है। और इसे हम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। इस चीज को आप ध्यान में रखना। उससे पहले 1 नवंबर 2022 को थोक बाजार के लिए ई रुपीज लॉन्च करा गया था, जो है द्वितीय बाजार लेन देन हेतु एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंटर बैंकिंग के लिए अधिक उपयोगी होगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया सीबीडीसी, दैट मीन्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 2 तरीके के होते हैं, एक रिटेल मार्केट के लिए और एक होलसेल मार्केट के लिए। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो थोक बाजार के लिए लॉन्च करा गया, इसमें लिखा गया है कि द्वितीय बाजार लेन देन हेतु एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट आ रहा है या शब्द आ रहा है, यदि आपने प्रीलिम्स ढंग से नहीं पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स स्टैटिक इकोनॉमी नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है समझना। देखिए, मार्केट जो है 2 तरीके के होते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। काफी बड़ा एक क्लास लिया जा सकता है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में। तो जो मार्केट होता है ना, कैपिटल मार्केट, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी मार्केट का मतलब यह हुआ कि जब कंपनियां अपना नया फ्रेश सिक्योरिटी जो है, फ्रेश स्टॉक जो है लॉन्च करती हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, आईपीओ के थ्रू। ठीक है, सब लोग आईपीओ लगाते हैं जो शेयर मार्केट में मार्केटिंग करते हैं, तो आईपीओ को बोलते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट। इसको और मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। और जब आईपीओ लॉन्च हो जाता है, किसी भी कंपनी का स्टॉक जो है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाता है, तब वहां से लोग आपस में एक दूसरे से खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ए एग्जांपल ऑफ एनएससी और बीएससी इज ए एग्जांपल ऑफ ये क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो आपने प्राइमरी मार्केट समझ लिया कि प्राइमरी मार्केट में कंपनियां अपना फ्रेश जो है स्टॉक जारी करती हैं और वो रजिस्टर्ड होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से लोग एक दूसरे से खरीदते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। मान लीजिए कि कोई एक किसान है, अपने खेत से किसान यहाँ पे अपने खेत से जो है फ्रूट्स, जो उसका उत्पाद है, फाइनल उत्पाद ले जाके मंडी में बेचता है, और मंडी से वहां से जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो खरीद के लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी मार्केट का उदाहरण है वह मंडी है, और जो छोटे छोटे हॉकर्स हैं वो खरीद के ले जाके लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सेकेंडरी मार्केट के उदाहरण हैं। और यहाँ पे कंपनी का उदाहरण क्या हो गया, एक किसान हो गया। आई होप कि ये चीजें आप समझ में आ गई होंगी आपको। तो हमने देखा कि 1 दिसंबर 2022 को सीबीडीसी का रिटेल फॉर्म लॉन्च करा गया और 1 नवंबर 2022 को इसका होलसेल वाला फॉर्म जो है लॉन्च करा गया था। अब देख लेते हैं कि इस जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है ई रुपीज का, इसके इनिशियल स्टेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये इस पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 68 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि अभी जो है करंट अफेयर्स का दायरा काफी बढ़ गया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चीजें पूछी जाएगी, और जब शॉर्ट आंसर राइटिंग होती है तो उसके लिए सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो जो खुदरा डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है, इसके 3 आयाम हैं।
प्रारंभ में सीमित उपयोग पे इसका ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है ना। और दूसरा, इसको सीमित लोकलिटी के लिए, मतलब लोकल एरिया, मतलब जो भी लोकेलिटी डिसाइड करेगी, तो डिसाइड करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा, तो सीमित क्षेत्र में ही इसका उपयोग हो रहा है और इसका संपूर्ण परीक्षण किया जाएगा। अब प्रारंभ में सीमित उपयोग का मतलब क्या हुआ कि कुछ लिमिटेड स्थानों और बैंकों पर ध्यान केंद्रण किया जाएगा और कुछ निश्चित ग्राहकों को और व्यापारी समूह को इसको दिया जाएगा लेन देन करने के लिए। और टेस्ट आउट किया जाएगा कौन कौन से शहर में, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। ठीक है, लिमिटेड लोगों को, लिमिटेड बैंकों को ये चीजें दी जा रही है कि आप इसको मतलब उपयोग में लाओ और देखो कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण परीक्षण में आरबीआई करेगा क्या कि इसका वास्तविक समय में ई रूपी का निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यापक रूप से परीक्षण करेगा। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है ये 3 आयामों पे बेस्ड है। इन 3 आयामों में यदि सक्सेस हासिल होती है तो इसे पूरे ब्रॉड लेवल पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये करंट का हमने सारी चीजें खंगाल ली, पढ़ लिया, समझ लिया। अब बात कर लेते हैं ई रूपी एक्चुअली होता क्या है। तो ई रूपी का मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और रूपी का मतलब आप जानते हो। जो हमारे यहाँ वैधानिक मुद्रा है, जो लीगल टेंडर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपयोग या डिजिटल फॉर्म में उपयोग जो है उसको कहते हैं ई रूपी। ठीक है, ये आरबीआई द्वारा जो जारी मुद्रा होती है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, उसी का डिजिटल संस्करण है। ठीक है, और ये भी लीगल टेंडर के रूप में काम करेगा। और जैसे 10 रुपये का यदि ई रूपी हो और 10 रुपये का यदि फिजिकल रूपी हो तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, तो संप्रभु और पूर्ण रूप से ये स्वीकरणीय होगा। यदि पूरे होलिस्टिक लेवल पे जारी हो जाता है तो आप चाहो तो अपने वॉलेट से 10 रुपया निकाल के दे सकते हो, या जो आपका डिजिटल वॉलेट है उसे 10 रुपया ई रूपी दे सकते हो। ठीक है, यह लीगल टेंडर के रूप में यूज होगा। तो आपने समझ लिया कि इस फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी जो इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी में क्या अंतर है? आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी भी तो डिजिटल फॉर्म है करेंसी का। तो सबसे पहले कि डिजिटल करेंसी नहीं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो है प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका मतलब कोई वैधानिक लीगल टेंडर के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के बीच ही क्रिप्टो में लेन देन होता है और इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहता है। तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है और इसमें फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। वहीं सीबीडीसी की बात करें तो इट्स सपोर्टेड बाई आरबीआई, गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, लीगल टेंडर के रूप में यूज होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी से जो है अलग है, डिफरेंट है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब सीबीडीसी के मैं शुरुआती में बताया कि ये 2 तरीके का होता है, ई रूपी आर दैट मींस रिटेल के लिए और ई रूपी डब्ल्यू होलसेल के लिए। ई रूपी आर खुदरा लेन देन, गैर वित्तीय उपभोक्ताओं के द्वारा जैसे आपसी लेन देन करा जाता है, या आप मैं आपसे फी ले रहा हूं तो आप ई रूपी के रूप में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डिजिटल जो मुद्रा का कॉन्सेप्ट है, ये एरिया है, ये रिटेल एरिया कहलाता है। और थोक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, पूंजी बाजार और बैंकों द्वारा जो बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन होता है वो होलसेल मार्केट के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये सीबीडीसी का जो ये डिवीजन है ये कार्यों और उपयोग पर आधारित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसी लेन देन, खुदरा व्यापार और बड़े संस्थाओं के द्वारा आपस में लेन देन, सरकारों के बीच, बैंकों के बीच, वो होलसेल मार्केट के अंतर्गत आएगा, इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया करंट में इशू क्या है और सीबीडीसी का क्या क्या उपयोग है, सीबीडीसी कितने प्रकार के होते हैं, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। और इसके साथ साथ अब मान लीजिए संभावित कोई संभावना है कि इसे होलिस्टिक लेवल पे जारी भी कर दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीजें सोसाइटी में लागू करी जाती है, तो इससे रिलेटेड एफिलिएटेड कई सारी समस्याएं भी होती है। तो जो सबसे पहला समस्या है वो फाइनेंशियल इलिटरेसी का है। सबसे पहली बात कि आप जैसे देखो भारत में निरक्षरता अभी भी लगभग 25% के बराबर है। मतलब यदि इसको होलिस्टिक लेवल पे लागू भी कर दिया जाता है और सब लोग इसका उपयोग भी करना चाहते हैं तो 100 में से मात्र इसको 75 लोग ही उपयोग कर पाएंगे, 25 लोग वैसे ही इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो ये निरक्षरता एक तो बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए। और वहीं यदि बिहार जैसे राज्यों की बात करो तो इसमें 30% जनसंख्या जो है अभी भी इलिटरेट है, मतलब 100 में 30 लोग निरक्षर हैं।
ठीक है। तो इस चीज ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मान लीजिए एक मुद्रा है और मुद्रा का उपयोग सब लोग करेंगे तभी तो मार्केट जो है अच्छे तरीके से चलेगा, रन करेगा। तो ये चीजें एक वित्तीय निरक्षरता जो है इसके सामने आ सकती है रोड़ा के रूप में। इसके साथ साथ डिजिटल अंतराल, जो डिजिटल डिवाइड है, ये भी इंडिया में इसमें काफी ज्यादा गैप है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार इसमें बताया गया है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट हो और आपको समझने में मतलब कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार इसमें बताया गया है कि रूरल एरिया की बात करें तो 48.7% मेल और 24.6% फीमेल जो है इंटरनेट का उपयोग करती हैं। तो आप देख रहे हो लगभग मेल में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का उपयोग ही नहीं करते हैं, और फीमेल में लगभग 80% महिलाएं ऐसी हैं जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करती हैं। तो जो ये डिजिटल डिवाइड है ये कैसे पूरा होगा, इसके राह में एक रोड़ा बन सकता है। और बिहार की बात करें तो बिहार हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर 32.45%, मतलब 100 में से 34.45 लोगों के पास ही जो है ये इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन है। तो यदि इसमें आधारित हो ये इंटरनेट पे तो ये सारी चीजें, डिजिटल डिवाइड जो है इसके मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिनों आप ये सुनते आ रहे होंगे कि फलाना गवर्नमेंट साइट पे, फलाना वेबसाइट पे जो है हैकर्स के द्वारा, माफ कीजिएगा किसी बच्चे ने कॉल कर दिया, हैकर्स के द्वारा मतलब अटेम्प्ट करा गया है डेटा चुराने में। तो ऑब्वियस जब ये सीबीडीसी का लेन देन होगा तो बहुत सारा डेटा कंजप्शन होगा, इकट्ठा होगा, तो इसकी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी ये भी गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ गोपनीयता का मुद्दा, जो डेटा मतलब संग्रहित होगा, जो लेन देन संग्रहित होगा, मान लीजिए कि हम कोई चीज खरीदते हैं किसी मार्केट में जाके, कहीं भी किसी दुकान से खरीदारी करते हैं, तो हम क्या खरीदते हैं किसी अन्य को पता नहीं चलेगा, ठीक है, और कितना पे करते हैं। लेकिन अगर वहीं हम डिजिटल रूप में पेमेंट करें तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को पता चल जाएंगी। तो ये एक तरीके से गोपनीयता का भी मुद्दा है जो कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। तो हमने ये था पूरा सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट, हमने सारी चीजें जानी, करंट का भी एस्पेक्ट देखा, सीबीडीसी के बारे में थियोरेटिकल जानकारियां ली। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा स्टैटिक आपको इकोनॉमी भी पढ़ा दिया कि जो कैपिटल मार्केट है 2 भागों में विभाजित होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इसके साथ सीबीडीसी का जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें क्या क्या किन किन आयामों पे बेस्ट है। सीबीडीसी के राह में रोड़े, और इन रोड़ों को यदि गवर्नमेंट हटा दे, इन समस्याओं पर गवर्नमेंट ध्यान दे तो जो है इसका फुल्ली इंप्लीमेंटेशन होगा और इसका लाभ जो है सबको मिलेगा और डिजिटाइजेशन की दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी चीजें मैं जो भी कन्वे करना चाहता था समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोग जो है इसी से नोट्स बना लेना, इसका अलग से कोई फिजिकल नोट्स मैं आपको पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी को जो लेक्चर मैंने बनाया है, लिखा है, इसी को मैं फोटो के रूप में सेंड कर देता हूं, इसको अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको भी लिखने का प्रैक्टिस होता रहे। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।